पढ़िए चाहे कहीं से, पीवाईक्यू करिए यहीं से। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पर पीवाईक्यू की इस सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूपीएससी के पीवाईक्यू कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट है, जियोग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट है, पॉलिटी का ये 4th या 5th लेक्चर है। आप प्लेलिस्ट बनी है, डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट्स बॉक्स में भी पिन है, आप उसको सेव कर सकते हैं। 10 बजे ये लाइव क्लास होती है, मतलब प्रीमियर होता है, आप उसको लाइव की तरह देख सकते हैं। आपका जो भी पूरे दिन का स्ट्रेटजी है उसमें आप 10 बजे पीवाईक्यू का एक सेशन रख लीजिए और 10 बजे आप आ जाइए। अगर ये टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेंगे तो फ़ायदा रहेगा। एनसीईआरटी भी चल रही है, थोड़ा आप विजिट करेंगे तो आपको मतलब कि बहुत सी चीज़ें प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। न्यायपालिका आज हमें करना है। इससे पहले हमने मूल अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, प्रेम्बल, न्याय, विधायिका, कार्यपालिका सब कर लिया है। ठीक है, उसी क्रम में आज हमें न्यायपालिका करना है। 2024 का क्वेश्चन आता है बड़ा इंटरेस्टिंग। प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। तो प्रतिषेध रिट के बारे में पूछ लेता है। कई बार इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में शब्द दे देता है, तो हमें वो थोड़ा सा इंग्लिश भी याद रखनी चाहिए कि हार्बियस कॉर्पस क्या होता है, मेमेंटस क्या होता है। ठीक है, पहला कह रहा है कि किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई के करने से प्रतिषेध करने के लिए कहता है। यहाँ प्रतिषेध शब्द भी दे दिया, देखो। दूसरा कह रहा है संसद विधानसभा को मद्य निषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए है। तो मद्य निषेध पर संसद विधानसभा को न्यायालय कहेगा ऐसा तो नहीं लगता है। निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए, या सरकार को किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने के लिए प्रतिषेध। तो यहाँ भी सरकार, तो दो जगह तो सरकार ही था, तो वो तो होगा नहीं। तो ये निचली अदालत के लिए जो कहा जाता है उसे प्रतिषेध कहते हैं, ना कि सरकारी अधिकारी के लिए और ना कि सरकार के लिए। यानी कि सरकार और सरकारी अधिकारी के लिए नहीं कहा जाता है प्रतिषेध, बल्कि निचली अदालत के लिए ये होता है। तो रिट क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अनुसार और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मिली हुई है। 5 है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकापेक्षा। इनके हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो प्रतिषेध क्या होता है? तो प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है निषेध करना, यानी मना करना। ये निचली अदालत या न्यायाधिकरण, तो निचली अदालत या न्यायाधिकरण इनको ही अधिकार क्षेत्र से बाहर हो इनके कोई अधिकार, उसका अतिक्रमण अगर ये कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए प्रतिषेध किया जाता है। ठीक है, प्रतिषेध केवल न्यायिक एवं अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी प्रशासनिक अधिकारी, विधायी निकाय, निजी व्यक्ति या किसी सरकार के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि न्यायिक और अर्धन्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध ये जारी की जाती है। ठीक है, इसका विधिक अर्थ होता है निषेध करना, रोकना या प्रतिबंधित करना। आगे चलते हैं 2023 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कर लेते हैं विचार। कथन 1 दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। अगर आरक्षण दिया जा रहा है लेकिन उसमें नीतियां जो हैं वो प्रशासन की दक्षता को इम्पोर्टेंस देंगी। आरक्षण बाद का खेल है, पहले प्रशासन की दक्षता को बनाए रखना है। कथन 2 कह रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। जो पुराने लोग हैं, जो कई पूरी सीरीज देख रहे हैं, उन्हें पता होगा, मैंने कई बार बोला कि परिभाषित 2 ही 4 चीजें हैं, 2 ही 4 चीजें भी नहीं है। ठीक है, एक ही चीज है, वो क्या है? धन विधेयक। सिर्फ धन विधेयक परिभाषित है, एक आध भले हो लेकिन धन विधेयक इंपॉर्टेंट है जो परिभाषित है, बाकी कुछ परिभाषित नहीं है। और परिभाषित नहीं है तो ये जैसे ही आप गलत करेंगे वैसे ही आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन है जो दूसरा गलत वाला है। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो जाता है क्योंकि परिभाषित वाला जो मैटर है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। धन विधेयक परिभाषित है, वह क्वेश्चन आ भी चुका है।
बाकी परिभाषित चीज़ें नहीं हैं, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो परिभाषित नहीं है। आई रिपीट, अगर परिभाषित वाला क्वेश्चन आए तो आपको तुक्का मारना है, तो यही मारना कि परिभाषित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है, दक्षता योग्यता की धारणाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बाकी परिभाषित नहीं किया गया है चीज़ें। धन विधेयक को लेकिन परिभाषित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। HN सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय को अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। तो किसकी समिति की रिपोर्ट? HN सान्याल की समिति की अनुसरण में क्या न्यायालय की अवमानना अधिनियम पारित किया गया था? दूसरा कह रहा है, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। तो क्या भारत का संविधान शक्ति प्रदान करता है? तीसरा, भारत का संविधान सिविल अवमानना और अपवाद आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। आ गया फिर से परिभाषित। आप शुरू से देखेंगे पहले वीडियो से अभी तक तो कई परिभाषित वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। इससे ही पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। ठीक है, भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। आपको क्या बताना है? सही बताना है। सही गलत पर भी गोला करते रहिएगा। बी वाला इसका सही है, 1 2 4। सिर्फ तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि परिभाषित नहीं है। अगर आप पहले से ढंग से पढ़े होते तो ये क्वेश्चन आपका आराम से हो सकता था। तो बी सही है, यानी 1 2 4, यानी तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि परिभाषित नहीं। सत्यपाल समिति द्वारा तैयार किए गए 1963 के विधेयक का संसद की संयुक्त समिति द्वारा पुनर्वलोकन किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय की अवमानना अधिनियम आया। कब आया था? 1971 में। संविधान के अनुच्छेद 129 ने सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की है। स्वयं को तो खुद ही प्रदान की है। अनुच्छेद 215 ने उच्च न्यायालय को संबंधित शक्ति प्रदान की है, यानी दोनों के पास अवमानना की शक्ति है। ठीक है, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा, उसकी अधिकार के प्रति अनादर प्रदर्शित करना। अभिव्यक्त अदालत की अवमानना को संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया। मैंने पहले ही बोला 99% चीजें परिभाषित की है। अवमानना के लिए दंड की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित एक संवैधानिक शक्ति है। ये भी ध्यान रखना, क्या है? संवैधानिक, जिसे विधायी अधिनियम द्वारा भी कम या समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अनुच्छेद 142 में कहा गया है कि संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के पास अपनी अवमानना की सजा पर कोई भी आदेश देने की पूरी शक्ति होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, किंतु कारपोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए। ये ऐसे क्वेश्चन आ गया था जब सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि अधिकतर 99% लोग पढ़ के नहीं गए होंगे। ये 1% भले हों जो लॉ वाले हों, उन्होंने सही किया, वरना किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जो हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं, जनरली पढ़ते हैं, वो नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। दूसरा कह रहा है, विधिक परिषदों यानी बार काउंसिल को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अति कथित करने की शक्ति है। और पूछा है कौन सा सही है, तो इसमें दोनों ही सही होने चाहिए। नहीं सही है, केवल एक सही है, दूसरा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यह विधिक शिक्षा के लिए मानक भी निर्धारित करता है, उन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है जिनकी विधि की डिग्री छात्रों के लिए स्नातक स्तर पर अधिवक्ता के रूप में नामांकन युक्त काम करती है। हमने उल्टा बोल दिया, ये पहला गलत है, दूसरा सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला क्यों गलत है? क्योंकि सरकारी विधि अधिकारी विधिक फर्म और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, जबकि कारपोरेट वकील अधिवक्ता की मान्यता से बाहर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते तो नहीं है, लेकिन एक बार पूछ दिया जाता है कभी कभार, जब टफ बनाना होता है पेपर, तब टेंशन नहीं लेने का। भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिट, अभी ऊपर रिट पढ़कर आए थे, फिर से आप थीम पकड़ो। ठीक है, यहाँ सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा, समझाया जा रहा। क्वेश्चन क्या फ्यूचर में बन सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट थीम है, सब कुछ हिंदी माध्यम के लिए। ठीक है, नंबर 1 कह रहा है, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध
जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो परमादेश नहीं होगा। कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति अधिकार परीक्षा रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए पिटिशनर हो सकता है। कौन सा इसमें से सही है? यहाँ पर उसने को वारंटो मैंडेमस पूछ लिया, वहां पर उसने प्रतिषेध पूछा था। ठीक है, डी वाला सही है, यानी तीनों सही है। आपको रिट बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। तो मैंडेमस न्यायालय से एक आदेश के रूप में एक न्यायिक उपाय है या किसी प्राधिकरण को वैधानिक प्रावधान के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर करने के लिए जारी नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए इसका उपयोग निचली अदालत में किए गए आवेदनों पर एक विशिष्ट कार्रवाई करनी है तो मजबूर करने के लिए नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर अदालत एक या दूसरे तरीके से शासन करने से इनकार करती है तो अदालत को आदेश देने के लिए एक परमादेश का उपयोग किया जा सकता है। तो पहले तो यही याद रखो, अदालत जो निचली अदालत है उसके खिलाफ ही मैंडेमस आता है और प्रतिषेध भी उसके खिलाफ आता है। लेकिन क्या अंतर है दोनों में? किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। जिनके विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता वह कौन कौन से हैं? ये लाइन आप याद कर लेंगे तो एक ही साथ सब हो जाएगा। या उन कंपनियों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं की जाएगी जिनका कोई सार्वजनिक कर्तव्य न हो। और किसके खिलाफ परमादेश नहीं होगा? न्यायिक क्षमता के रूप में कार्यरत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी नहीं होगा। इन्हीं से अगली बार ये स्टेटमेंट है, अगली बार क्वेश्चन आएगा तो यही स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट होंगे सीधे। जिनके विरुद्ध परमादेश नहीं जारी हो सकता वह भारतीय न्यायालयों द्वारा जारी रिटों में किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो परमादेश नहीं होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, किसी भी कंपनी चाहे वह सरकारी हो उसके खिलाफ परमादेश नहीं जारी होगा। अब आते हैं अधिकार परीक्षा का अर्थ। अधिकार परीक्षा का अर्थ है आप क्या प्राधिकार है, आपका क्या प्राधिकार है। होता यह है अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। मतलब सार्वजनिक पद पर अवैधानिक रूप से कोई है तो उसके खिलाफ जारी होता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध हड़पने को रोकने के लिए यह रिट जारी करता है। इस रिट के माध्यम से अदालत किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय के दावे की वैधता की जांच करती है। ये किसी व्यक्ति के खिलाफ होता है, ये न्यायालय निचली अदालत के खिलाफ नहीं होता है। यह तभी जारी किया जा सकता है जब किसी कानून या संविधान द्वारा सर्जित स्थायी स्वरूप का वास्तविक सार्वजनिक कार्यालय शामिल हो। तभी होगा जब सार्वजनिक कार्यालय होगा। ऐसा नहीं कि मैं अपना ऑफिस खोल के बैठा हूँ, कोई आ गया और बैठ गया कि मैं चला गया भैया रिट जारी करो, सॉरी न्यायालय साहब माननीय सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करिए। ऐसा नहीं है, वो मेरा निजी कार्यालय है, उसमें नहीं होगा। उसमें हमें पुलिस के पास जाना पड़ेगा, ना कि न्यायालय। ये किसका है? वास्तविक सार्वजनिक कार्यालय है, वहाँ अवैध तरीके से अगर कोई आता है तो इसे निजी या मंत्री स्तरीय कार्यालय के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। यही मैं बताना चाह रहा था आपको। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब, सीधे स्टेटमेंट आते हैं एग्जाम में। दो तो आपके इसी में आ गए अभी, तो एक अभी ऊपर प्रतिषेध का और दूसरा ये मैंडेमस और कोवारंटो। यह रिट पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ किसी अन्य व्यक्ति की निवारण की मांग करने का अधिकार देता है। कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति अधिकार परीक्षा रिट प्राप्त करनी है तो न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची हो सकता है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें आप फिर से रिपीट करके देख लेना। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर आपके नोट्स में नहीं है तो आप इसको नोट करके रखिए। 2021 का क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। भारत के राष्ट्रपति, इससे पहले मैं अगर आपको बता दूं, आपको फॉन्ट छोटा दिख रहा हो तो थोड़ा सा ऐसे जूम करिए, यूट्यूब पर ऐसी सुविधा है। अगर आपको आवाज़ में कोई दिक्कत है यहाँ जाइए, ब्लर हो रहा है तो वहाँ सेटिंग से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। किसके द्वारा? न्यायमूर्ति द्वारा लिखा है, मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। दूसरा कह रहा है भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। कौन सा सही है? तो ये सही है पहला, दूसरा सही नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 128 में यह प्रावधान है कि आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी अल्पकाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने कार्य करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, अनुरोध किया जा सकता है, मतलब भैया कर लो काम।
वो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते अपनी सुविधानुसार। सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालयों के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश दोनों हैं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ उच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ नहीं, दोनों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अवकाश प्राप्त। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्ह हो, यह भी है, ऐसा नहीं कि कोई भी रिटायर्ड जज को ले आओ आप, नहीं, पर न्यायाधीश बनने योग्य भी हो, उनके अंदर वो एलिजिबिलिटी भी हो। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ऐसा करेगा। लेकिन यहाँ दो लाइन याद रखनी है, एक सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों के हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एलिजिबल भी हों। न्यायिक समीक्षा शब्दावली का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। संविधान में जो भी है, संविधान में परिभाषित है नहीं है, शब्दावली है नहीं है, संविधान में ऐसा है नहीं है, वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने तो अलग से नोट्स भी बना रखे थे एक कॉपी पे कि संविधान में ये है, ये नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा। तो आप भी ऐसा कर लीजिए, जहाँ भी संविधान आए, संविधान में ऐसा है, आप उस कॉपी पे बनाओ। क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछते जाते हैं, हम पिछले वीडियोज में देख के आए हैं। अनुच्छेद 13 और 226 में उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के उपबंध स्पष्ट है। उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति राज्य विधानमंडल एवं केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। यदि वे संविधान का उल्लंघन करते तो उन्हें असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक समीक्षा कर सकता है। कथा कथन दो सही नहीं। तो जब 19 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? तो भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ है? यह 42 डिग्री टेम्परेचर में ये पढ़ना पड़ेगा और सही आंसर बताना पड़ेगा। आप अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहानी चल रही है। नंबर 1 कह रहा है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या ऐसा है? भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। क्या ऐसा है? देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। क्या ऐसा है? कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते। ऐसा है। तो इसका बी आंसर सही है। क्या है? भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। अनुच्छेद 142 के तहत 143 इसमें बहुत चर्चा में है। 143 क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर डिक्री या आदेश पारित करता है। अगर जरूरी हो तो किसी भी पेंडिंग मामले में वह आदेश पारित कर सकता है। यह आदेश देश भर में लागू होगा। संसद में कानून लागू कराने के लिए भी आदेश जारी कर सकता है। यह 142 भी इस समय चर्चा में है। मैं फिर से कह रहा हूँ, 2026 में 143 से 142 से क्वेश्चन आने वाला है। संसद में कानून लागू कराने के लिए भी आदेश जारी कर सकता है। ये लाइन इस समय की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली लाइन है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्वलोकन के परे कर दिया। क्या 44वां संविधान संशोधन? आगे पढ़ते हैं। भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। कौन सा इसमें से सही है? आपको सही बताना है। तो 20 का सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने वही बताया कि वह 39वां था, ना कि 44वां। तो 39वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था, जबकि 44वें संशोधन के द्वारा इसको निरसित नहीं हटा दिया गया था। 39वें संशोधन द्वारा लाया गया और 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया। और ये 99वें संशोधन NJAC था, ये सही था, ठीक है। तो ये सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन देखो कितना लंबा आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा कुछ नहीं, अस्वीकार किया जा सकता है।
भारत का संविधान यह परिभाषित करता है, फिर से आ गया परिभाषित, आपको समझ में आ रहा होगा मैं ये PYQ करना कितना जरूरी है। ये मैं जो करा रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि बस खाना पूर्ति करी आगे बढ़ गए 2 घंटे में पूरा समाप्त। आप समझ रहे होगे कितना महत्वपूर्ण चीज़ है, इसीलिए मैं इतना धीरे धीरे आराम से करा रहा हूँ। और फिर भी हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट है, पॉलिटी भी कंप्लीट होने वाली है कल वर्षों में। ठीक है, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की क्षमता और सत्ताचार को गठित करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है जो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन की कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो इसका आंसर सी सही होगा, 3 और 4 सही है और पहला दूसरा गलत है, क्योंकि परिभाषित तो है ही नहीं 99% चीज़ें, और यहाँ पर भी गलत था क्योंकि लोकसभा द्वारा अस्वीकार भी किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ व्याख्या पढ़ने वाली इतनी नहीं है क्योंकि जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं। चौथा क्वेश्चन, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं है। क्या ऐसा है? अवैध घोषित नहीं कर सकता उच्च न्यायालय केंद्रीय विधि को। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। क्या ऐसा है? तो हमें तो लगता है दोनों गलत हैं, और सही बात है दोनों गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को संवैधानिक अवैध और वैध घोषित करने का अधिकार है। दूसरा, संविधान संशोधन या कुछ भी हो, उच्चतम न्यायालय सब कुछ कर सकता है। ठीक है, सब कुछ का मतलब अधिकतर चीज़ें न्यायिक पुनराविलोकन के अंतर्गत आती हैं। अधिकतर चीज़ों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, तो अधिकतर चीज़ें हो सकती हैं। भारत के न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? क्या विधियों और पालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार है, या विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार है, या न्यायपालिका का सभी विधायी नियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार है, या न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार है। ये तो आपको पता होगा, ये सही है। विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, लेकिन आपको इस शब्द ने बहुत परेशान कर दिया होगा, प्रख्यापन। लेकिन जब आपको समझ में आया होगा तो आप समझ गए होंगे कि हाँ वो इतना टफ चीज़ नहीं है, बस शब्द अलग है लेकिन समझ में आ रही है भाषा क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 2016 का क्वेश्चन, ग्राम न्यायालय अधिनियम, लोक अदालत, ग्राम अदालत सब कुछ महत्वपूर्ण। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। दूसरा कह रहा है यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ के सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। क्या ऐसा है? तो बी वाला तो सही है लेकिन एक वाला गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस अधिनियम की अध्याय 3 में धारा 11 के तहत ग्राम न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता दोनों की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है, कास्टोडियन है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था 2015 का, ये तो आ गया होगा तो लोगों ने कहा होगा ये तो छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है 9वीं अनुसूची, ये महत्वपूर्ण है, हम बता देते हैं। केंद्र सरकार ने 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कानूनों को शामिल करके उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के परीक्षण से बचाने का प्रयास किया, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि यदि 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया कोई भी प्रावधान संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो उसका न्यायिक परीक्षण किया जा सकता है। यानी आपको अगर क्लियरली मैं बताऊं तो 1973 में जो केशवानंद भारती मामला आया था उससे पहले, यानी 1973 में जिस दिन केशवानंद भारती मामला आया था 24 अप्रैल है शायद आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत। उससे पहले अगर 9वीं अनुसूची में आपने चीज़ें डाल दी तो उनका हम पुनर्विलोकन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर कोई चीज़ डाली तो वो हमसे बच नहीं सकती, उनका न्यायिक परीक्षण होगा और जरूर होगा। आई रिपीट, 1973 केशवानंद भारती के मामले से जिस दिन हुआ था 24 तारीख थी, अब अप्रैल था या शायद अप्रैल ही था, उससे पहले अगर जो भी चीज़ आपने 9th शेड्यूल में डाल दी उसका हम
परीक्षण नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई भी चीज़ डाली तो उसका परीक्षण होगा और जरूर होगा। समझ गए आप? इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। 2014 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत है? सर्वोच्च न्यायालय के सामने कोई बोल सकता है क्या? उनकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे अगर केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और कुछ राज्यों के बीच, एक तरफ केंद्र और कुछ राज्य हो, दूसरी तरफ अन्य राज्य हो, यानी राज्य केंद्र के बीच अगर कोई भी झंझट होता, कोई किधर भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। मूल अधिकारिता आपने पढ़ी होगी, अपीलीय अधिकारिता ये सब पढ़ा होगा, तो इसमें हमें समय गंवाने का कोई औचित्य नहीं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो आप बताइए किसमें निहित होनी चाहिए? सिंपल सी बात है, संसद में निहित होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग में 7 न्यायाधीश थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस समय 33 न्यायाधीश है। मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त, यानी 33 + 1 34 न्यायाधीश है। ठीक है, उस समय 7 न्यायाधीश थे मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त, यानी उस समय 8 थे। 8 से हम 34 तक पहुंच चुके हैं। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगली बार ये पूछेगा किस किस समय इनकी संख्या बढ़ी है। 1956, फिर ऐसे ही मुझे याद था, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप ये जरूर याद करिएगा किस सन में किस संविधान संशोधन से ये संख्या बढ़ती गई। ये आने वाला क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। अगर आ गया तो मैं यही वीडियो काट कर डाल दूंगा, देखो मैंने बोला था। ठीक है, आप समझ रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार इतने वर्षों से इस क्षेत्र में हूँ तो समझ में आता है कि कभी ना कभी तो पूछेगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था इसमें, इधर की ओर मूल अधिकारिता में क्या आता है या आरंभिक अधिकारिता में क्या आता है? भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, यस। संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, नो। भारत सरकार किसी संघ राज्य क्षेत्र का विवाद, यस। दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, यस। ये भी होना चाहिए, आई थिंक सी। 1 और 4 होगा, 3 नहीं। भारत सरकार का किसी संघ राज्य क्षेत्र का बीच विवाद, इसको नहीं होगा, 4 वाला होगा, 1 और 4। देख लेते हैं एक बार। केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, एक और भारत सरकार किसी राज्य हो, दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य, तो उनके बीच। ये 3 है, इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? वो स्वायत्त है, इसके लिए क्या प्रावधान है? तो पहली बात, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। क्या ऐसा है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। क्या ऐसा है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाए जाते हैं। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संसद निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। ऐसा है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात की जाती हैं। ऐसा कौन सा सही है? तो आपको ये पता होगा कि विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता, ये तो सही है, और ये 100% गलत है। तो 2 नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 2 नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर होगा, 1 और 3 सही है, यानी चौथा भी गलत, 1 और 3 सही है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विवाद नहीं। उच्चतम न्यायालय की जितनी भी नियुक्तियां वो उच्चतम न्यायालय खुद करता है, अपने आप करता है, न्यायालय के मामले में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करती। तो आपका आंसर हो जाता सही। आपने ये पढ़ा भी होगा, ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश या ऐसा कोई अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करे। ठीक है, अब चलते हैं स्थानीय शासन। ठीक है, नगर निकाय और जो हमारे चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत के, उसके 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 का में दी गई हैं। क्या 9 का में है? आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं, यानी भाग से क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा सही होगा? तो इसके डी तीनों सही हैं। 9 का में भी है, भाग 18 में भी है, 20 में भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 74वां संविधान संशोधन
होता है 1992 में, तो 9 का आता है। ठीक है, भाग 18 ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि कई बार सीधे भाग, सीधे अनुच्छेद, अनुसूचियाँ सीधे पूछ ली जाती हैं, तो वो आपको रटी होनी चाहिए। 2021 में क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, जनजातीय लोगों के लिए है तो जनजातीय कार्य मंत्रालय होगा। लेकिन ये देखो 2006 का अधिनियम था, 2021 में पूछ दिया गया, तो कोई भी अधिनियम कभी पूछा जा सकता है, अधिनियम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और जो हो सकता है करंट अफेयर्स में भी चर्चा में रहा हो, तो इसीलिए पूछ दिया गया। 2017 स्थानीय सुशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है किसका? संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासनिक शासकीय प्रत्यायोजन का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो ये लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का जो है वह स्थानीय सुशासन सर्वोत्तम व्याख्या है विकेंद्रीकरण। सेंट्रलाइज व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बल्कि डिसेंट्रलाइज व्यवस्था होनी चाहिए, फिर उसके नीचे भी चीज़ें होनी चाहिए। तो डिसेंट्रलाइज, आप केंद्र के पास सारी पावर ना हो, राज्यों के पास हो, और सिर्फ राज्यों के पास नहीं बल्कि उससे नीचे भी होनी चाहिए पावर्स। 2016 में क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है? नहीं, 21 वर्ष है। गलत है ये। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी होती है। यस, कहने का मतलब है, तो पंचायत मान लो 5 साल के लिए होती है। ठीक है, मान लो एक व्यक्ति चुनाव जीतता है, प्रधान बन जाता है, और उसकी 2 साल बाद मृत्यु हो जाती है, भगवान ना करे किसी की हो, लेकिन मान लो। तो अब 2 साल तो हो गए, बचे कितने साल? 3 साल। तो इस 3 साल के लिए नया व्यक्ति आएगा। अब ये 5 साल के लिए नहीं आएगा, बल्कि 3 साल के लिए ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए केवल बी। आप समझ गए? यहाँ ऐसा नहीं होता कि ये चला गया फिर 5 साल के लिए अगली बार भी चुनाव होगा, नहीं, अगली बार उतने ही दिन के लिए चुनाव होता है जितने दिन के लिए बचा था। ठीक है, अगर 6 महीने से ये 6 महीने से कम का है तो फिर से चुनाव कराया जाता है, और वो 5 साल के लिए ही रहता है, ये आपने पढ़ा होगा। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जनभागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये तो अभी पढ़ के आए थे, वित्तीय संग्रहण। तो इसका सी आंसर होगा 1 और 3। विकास में जनभागीदारी हो और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो, वित्तीय संग्रहण नहीं होगा। राजनीतिक जवाबदेही से कोई लेना देना नहीं है कि राजनीति जवाब दे या कुछ, ये 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण देख के आए तो रिपीट कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं बार बार। पीवाईक्यू तो आप 2-3 बार, मैं तो कहता हूँ जब कुछ पढ़ने का मन ना हो पीवाईक्यू देखो, क्योंकि मैं यही करता था, मेरा मन नहीं करता था, पीवाईक्यू चला लिया, बस लेटे हैं बैठे हैं, जो मन नहीं करो, वो दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाती है थीम्स। 2013 का क्वेश्चन, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 में अधिनियमित किया, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? यानी पेशा पूछा और अभिज्ञात नहीं है पूछा, नहीं। क्या? सुशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। तो सी वाला इसका आंसर सही होना चाहिए, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत पेशा अधिनियम 1996 के लागू करने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पेशा भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। ग्राम सभा के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करना, विवाद समाधान के परंपरागत तरीकों की रक्षा एवं संरक्षण करना। अनुसूचित जनजाति हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है, आदिवासी समुदाय हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ग्राम सभा को स्वशासन का अधिकार प्रदान करना, उन्मूलन एवं कार्यक्रमों की योजना प्रबंधन, गरीबी उन्मूलन, सबकी बात है। जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना, अवैध भूमि हस्तांतरण को रोकना, हस्तांतरित भूमि की बहाली करना। इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, हमने पढ़ा था। ठीक है, पिछले वीडियोज में। ठीक है, बाकी आपने लाइक तो कर ही दिया होगा। दूसरा नंबर, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006, फिर से देखो वही, अभी ऊपर भी यही पूछा था, फिर से वही, के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों
अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? क्या ग्राम सभा होगी? यस, ग्राम सभा इसके लिए प्राधिकारी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें ग्राम सभा को ज़्यादा महत्व दिया गया है। 2012 का क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विकास विस्तार अधिनियम। अब देखो यहाँ पे अधिनियम 1996 में पूछा गया, यहाँ अधिनियम 2006 पूछा गया, यहाँ पेशा अधिनियम 1996 में पूछा गया, ऊपर भी वन अधिनियम 2006 पूछा, यहाँ तो 2006 पूछा गया था। तो यही 2-4 अधिनियम है जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका है? अभी ऊपर भी देखा, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया, किसकी भूमिका है? ग्राम सभा की। इससे पहले 2022 में क्या पूछा था, उस पर थोड़ा सा विस्तारित क्वेश्चन पूछ लिया है। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। दोनों सही है, दोनों सही है, तो 1 और 2 ये दोनों गलत हो गए। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है? यस, आवश्यक है, नहीं आवश्यक है। 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? अनुसूचित क्षेत्रों में केवल लघु खनिजों के मामले में खनन का पट्टा और लाइसेंस प्रदान करने, नीलामी के द्वारा लघु खनिजों के उपयोग के लिए छूट प्रदान करने के मामले में ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य है। लघु खनिजों के अतिरिक्त अन्य खनिजों के मामले में ग्राम पंचायत को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, कई बार पूछी जा चुकी है, आपने ऊपर भी देखा ग्राम सभा, अब की बार हो सकता है इसी को कॉपी पेस्ट मारते हैं। 2011 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है या उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है और उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? ए इसका सही आंसर है, 1 और 2 सही आंसर है, तीसरा सही आंसर नहीं है। तो भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, यस। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करते हैं, यस। तीसरा सही नहीं है, क्यों नहीं सही है देख लेते हैं। महानगर योजना समिति का कार्य केवल विकास योजना को राज्य सरकार तक भेजना है, न कि सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करना। संविधान के अनुच्छेद 243(4) के अनुसार प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष महानगर से संबंधित विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, हम केवल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वही सब पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है वो, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको ये भी पढ़ना चाहिए। संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित प्रदान करना, किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? जिला योजना समिति का गठन करने की, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की और राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। तो इसका आंसर इन्होंने सी दिया है, लेकिन आयोग ने लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में डी आंसर दिया गया था, यानी इन तीनों को उन्होंने सही माना था। ठीक है, जिला योजना समितियों का गठन करने की भी बात कही थी, लेकिन ये लोग सी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो जिला योजना समितियों को गठित करने का प्रावधान 74 संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 का नगर पालिकाओं से संबंधित खंड में किया गया था, ना कि 73 में। ठीक है, 243 जिला योजना समिति के लिए प्रावधान किया गया, इसलिए एक असत्य ये बता रहे हैं, क्योंकि ये 73 में नहीं, ये वाला 74 में बात कही गई थी जो पहला है, लेकिन आयोग ने अपना उत्तर दे दिया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में होते हैं जहां हम कुछ नहीं कर सकते, जो आयोग कहेगा उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे में टेंशन मत लीजिएगा, जब आप आगे एग्जाम देंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। लाइक शेयर कमेंट कर ही दिया होगा, आपने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आप क्लास और सीरीज चाहिए कि सर ये सीरीज चला दो, पॉलिटी पढ़ा दो, या जो भी आप कमेंट करेंगे तो उसका हम अवश्य निराकरण करेंगे कुछ ना कुछ। कल हम संविधान संशोधन के आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।